हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिमांड के बारे में, डिमांड के कंसेप्ट के बारे में हमने समझा। वहाँ हमने लॉ ऑफ डिमांड को भी समझा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया था आपको कि प्राइस के चेंज होने में डिमांड में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। वहाँ हमने देखा था कि प्राइस का जब भी चेंज हो रहा है, यानी कि जब प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा था तो डिमांड में क्या हो रहा था, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही थी, आपकी डिक्रीज़ हो रही थी। कहा गया था कि प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में आपकी डिमांड में चेंज होगा, पर हमने वहाँ ये नहीं पढ़ा था कि कितना होगा, हाउ मच, यानी कि कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। अगर प्राइस के 10% डिक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड कितनी प्रतिशत इंक्रीज़ होगी, हम वहाँ पे ये नहीं पढ़ के आए हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमने ये तो सीख लिया कि प्राइस के चेंज होने में डिमांड में चेंज होता है, पर कितना होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहा गया है कि हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण, प्राइस के चेंज के कारण, उसका हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। यानी हम जो चेंज आता था क्वांटिटी ऑफ डिमांड में किसके कारण, प्राइस के कारण, प्राइस के चेंज होने के कारण, उसको हम आज क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। आगे कहा गया है कि इट रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि कहा गया है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है कौन, जवाब देता है कौन, डिमांड देता है। यानी कि प्राइस के चेंज होने में रिस्पॉन्स कौन देता है, डिमांड देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस से के परिवर्तन होने से, यहाँ पे मैं हिंदी में बता दूँ आपको कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, लोच होना, यानी कि परिवर्तन होना। हम किसी भी एक चीज़ से दूसरे में अगर परिवर्तन करें तो वो कितना परिवर्तन हो रहा है वही हम यहाँ समझेंगे। आगे मैं आपको एक ईजी सा एग्जांपल से समझा देती हूँ कि यहाँ मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ आपको एक पेंसिल देखने को मिल रही है और एक आपको एक प्लेन पेपर मिल रहा है। ठीक है। यहाँ मैं अगर मेरे हाथ का अगर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर इस पेंसिल में अगर मैं देती हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी तरीके का मूवमेंट होगा इस पेंसिल में नहीं, इसके साइज़ में चेंज होगा नहीं। यानी कि ये पेंसिल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है मेरे किसी भी हाथ के प्रेशर से। ठीक है ना। मेरे हैंड का अगर मैं प्रेशर दे भी रही हूँ तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, नहीं इसकी अपनी साइज़ को चेंज नहीं कर रही है। यानी कि इस पेंसिल में क्या है, इलास्टिसिटी नहीं है, ये क्या है, इन इलास्टिसिटी है, यानी कि लोच, यानी कि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं इस पेज को देखूँ तो ये बहुत ही पेज क्या है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल अभी पेज है। अगर मैं यहाँ पे हाथ से, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप देख रहे हैं कि हल्का सा मैंने इसे प्रेस किया है पेपर को, तो आप क्या देखेंगे, इसकी आकृति में मूवमेंट हो रहा है। ये अपनी आकृति को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कि परिवर्तन कर रहा है, किसके कारण, मेरे हाथ के प्रेशर के कारण। यानी किसी भी एक चीज़ का दूसरे में रिस्पॉन्स बताना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन, लोच या इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है। तो हमने अभी तक के जो भी डिमांड को पढ़ा था, प्राइस ऑफ डिमांड को पढ़ा था, उसमें हम कितना चेंज आता है उसी को हम आज यहाँ समझेंगे। यहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि कीमत लोच, कीमत के परिवर्तन को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं तो हमें ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो कहा गया है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ प्रोपोर्शनेट से मतलब है कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। यानी कि जब प्रोपोर्शनेट कह दिया जाता है तो हम यहाँ कहेंगे कि जो पहले स्थिति से अब में क्या चेंज है। यानी कि सपोज करो मेरा 10 प्राइस थी पहले, अब मेरी कितनी हो गई है, 15 प्राइस हो गई। यानी कि पहले की स्थिति से कितना चेंज आया है वो क्या है, मेरा 5 है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनेट कहलाता है। ठीक है। तो यही हम जो हमारा फॉर्मूला है कि प्रोपोर्शनल चेंज। तो आप क्या रखोगे, सबसे पहले आप क्वांटिटी का
क्योंकि यहाँ हम ऊपर की तरफ क्वांटिटी के चेंज को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जिसके कारण परिवर्तन होता है उसको हम अपॉन में दिखाते हैं। तो प्राइस के कारण चेंजेस हो रहा है, किस में हो रहा है? डिमांड में हो रहा है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये किस तरीके से हुआ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो मेरा यहाँ एग्जाम्पल है कि इफ़ देयर इज़ 10% fall in the price of a good that its demand increase from 10 unit to 14 यूनिट। आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस का क्या कहा गया कि 10% आपकी प्राइस क्या हुई है? डाउन हुई है। तो हमें पता है अगर प्राइस डाउन होती तो हमारी डिमांड बटोवे से कि इंक्रीज़ हुई होगी, पर कितनी इंक्रीज़ हुई है? 4 यूनिट इंक्रीज़ हुई है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमें पहले की स्थिति बताई कि पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 14। तो कितना चेंज आया है? 4 का चेंज आया। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम कैसे करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा। फॉर्मूले में अगर हम वही अमाउंट को पुट करें तो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे ईपी लिखा हुआ है, यानी ई का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी, और पी का मतलब क्या है? प्राइस। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे चेंज ऑफ क्यू बताया गया। चेंज ऑफ क्यू कितना है मेरा? पहले 10 था, अब 14 हो गया। तो यानी कितना हो गया? चेंज ऑफ क्यू मेरा आ गया 4। अपॉन में मैं क्या रखूँगी? केवल क्यू रखूँगी। क्यू का मतलब जो आपकी प्रारंभिक स्थिति थी, जो यानी कि आपकी इनिशिएट, जो आपने जो लगा रखा था पहले, सबसे प्रारंभ में क्या था? आपकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 10 थी। तो इनिशिएट क्वांटिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। अपॉन में हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि कितना चेंज हुआ है, वो परसेंटेज हम निकालेंगे। तो वो हमारा परसेंटेज, सबसे पहले हम क्वांटिटी चेंज का हम अगर परसेंटेज निकालें तो यहाँ हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। 40% आने के बाद में अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँ, अपने अमाउंट को पुट करूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोपोर्शनल चेंज कितना हुआ है क्वांटिटी में? आपने यही भी देखा 40% हुआ है, ठीक है। सॉरी, 40% आपका चेंज हुआ है। और प्राइस में कितना चेंज हुआ है? हमें बताया गया था 10% हुआ है, ठीक है। यानी मेरी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ठीक है। यहाँ भी मैं बता दूँ कि मेरा जो प्रोपोर्शनल चेंज हुआ था डिमांड में वो 40 हुआ था। 10% यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके दिया है प्राइस का, तो हम अपॉन में प्राइस के प्रोपोर्शनल चेंज को देखेंगे तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ समझा कि प्राइस के चेंज करने में डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है और कितना रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ क्या देखा कि प्राइस के 10% कम होने पर हमारी डिमांड ने कितना परसेंट रिस्पॉन्स दिया? तो यहाँ पे हम देखेंगे 40% इंक्रीज़ हुई है, तो यानी 40% का रिस्पॉन्स दिया है। आगे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है, यानी कि मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे 5 टाइप में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे परफेक्टली इलास्टिसिटी, यानी कि पूरी तरीके से परिवर्तन होना। यानी कि प्राइस में अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस में बहुत ही रेयर परिवर्तन हुआ है, मतलब 1 या 2 रुपए का ही अगर परिवर्तन होता है तो भी मेरी क्वांटिटी और डिमांड में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। रिलेटिव इलास्टिसिटी, यानी कि बताया गया है कि प्राइस में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे थर्ड मेरा है, ये आपको सभी को मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा दूँगी। अभी हम यहाँ पे नेम देख लेते हैं। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी, फोर्थ है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी, और फिफ्थ है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। आइए हम यहाँ इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे फर्स्ट मेरा क्या है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कहा गया है रिलेटिवली इलास्टिसिटी, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। यहाँ पे आपको ई और पी जो बताया गया है ये आपको क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बारे में बताया गया है, ये जो कि 1 से ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। कहा गया है कि व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। कहा गया है कि हमारी डिमांड जो प्रोपोर्शनल चेंज होता है वो ज़्यादा होता है डिमांड में, यानी कि प्राइस में
कम परिवर्तन हुआ है, प्राइस में थोड़े से परिवर्तन से हमारी डिमांड में क्या हो रही है, ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हुआ कि जब डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज कीमत से यानी कि प्राइस के प्रोपोर्शनल चेंज से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिसिटी, या हिंदी में कहूँ तो कहा जाता है सापेक्षता लोचदार। जनरली द डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम इज रिलेटिव इलास्टिसिटी इफ देयर इज साइलेंट डिक्रीज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन द ग्रेटर प्रपोर्शनल, यानी कि बहुत ही थोड़े से परिवर्तन से मेरे डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उसे हम इकाई से ज़्यादा मोर देन इलास्टिसिटी कहते हैं। कैसे, मैं आपको एक टेबल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि पहले मेरी कोई क्वांटिटी थी, उसकी प्राइस कितनी बताई गई आपको, 10 थी। अब उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 15 हो गई है। तो जब इसकी प्राइस 10 थी तब हम क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर रहे थे, 20, ठीक है। सॉरी, जब हमारी प्राइस 10 थी तब हम क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर रहे थे, 10 परचेज़ कर रहे थे। उसी प्राइस की अगर 5 रुपये बहुत ही कम रुपए होते हैं कि 5 ही रुपये बढ़ने से क्वांटिटी में देखो कितना ज़्यादा कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 20 हो गई। जहाँ मैं उस वस्तु की 100 यूनिट परचेज़ करी थी, अब 5 ही रुपये बढ़े हैं पर मैंने मेरी क्वांटिटी को कितना कम कर दिया, 20 रुपये का हमने कम कर दिया। तो ये सब क्या लग्जरी आइटम्स जो होती हैं उन्हीं में यहाँ हम बताते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो थर्ड रो है इसमें मैंने क्या किया, परसेंटेज निकाल दिया, किसका, प्राइस का। प्राइस का परसेंटेज मैंने कैसे निकाला, इन दोनों में चेंज कितना आता है, तो यहाँ पे बताया गया चेंज ऑफ पी अपॉन पी लिखा जाता है। तो चेंज ऑफ पी कितना आया है, मेरा 5 आया है। आगे कहा गया है कि मेरा इनिशियल प्राइस कितना था, 10 था। ओके, यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये कितना परसेंट आया, 50%। यानी कि पहले मेरा 10 था, अब 15, यानी मेरे प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो मैंने वो परसेंटेज निकाले, एक प्रोपोर्शनेट निकाल दिया, कितना आया मेरा, 50% है। उसी तरीके से मैं क्वांटिटी का भी प्रोपोर्शनेट निकाल दूंगी कि पहले मेरी 100 यूनिट मैं परचेज़ करी थी, अब मैं 20 कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 80% का। और इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा ही था, फॉर्मूले में हमने क्या कहा था कि क्वांटिटी में जितना भी चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 80% का आ रहा है, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे, 50% का। अगर आप यहाँ पे इनको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, हमारा 1.6 आएगा, यानी कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि ध्यान भी दें कि आप 50% ही अगर आपने इंक्रीज़ करी है तो क्वांटिटी में आपका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसे मैं डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर इस डायग्राम में देखो तो P से P1, या देखो P से P1 आए, यानी कि P1 से P भी गया है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले मेरा 10 था, अब मेरी यहाँ प्राइस कितनी हो गई, 15 हो गई, तो बहुत ही कम मेरा परिवर्तन आया, पर यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा परिवर्तन हो गया, किस में, क्वांटिटी में। तो यानी कि इकाई से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, किस में, आपके क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, इकाई के बराबर, यानी कि अगर मेरा 10% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो 10% ही मेरी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो यानी ये क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल परिवर्तन हो रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में मैं अगर कहूँ तो यहाँ क्या कहेंगे, इकाई के बराबर परिवर्तन हो रहा है। यानी जितना परिवर्तन हम प्राइस में कर रहे हैं उतना ही परिवर्तन हमारा डिमांड में भी हो रहा है। अभी जो हमने फर्स्ट पढ़ा था रिलेटिवली इलास्टिसिटी, इसमें हमने क्या देखा था कि प्राइस बहुत कम अपना प्रभाव कर रही है, उससे ज़्यादा रिस्पांस कौन दे रहा है, डिमांड दे रहा है। अब यहाँ सेकंड में हम करेंगे जितना रिस्पांस प्राइस कर रही, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना का उतना ही रिस्पांस कौन दे रहा है, डिमांड दे रहा है, यानी कि वो इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। देखेंगे व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस देन द इलास्टिसिटी इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। In this situation, the demand curve is rectangular hyperbola। यानी कहा गया है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो हम वहाँ देखेंगे
कि दोनों में परिवर्तन बराबर हो रहा है। 50% अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज 50% ही हो रही, तो ये दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही, इक्वल हो रही है। वेयर ऑल द रेक्टेंगुलर ड्रॉन बिलो इट आर ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। यानी हम रेक्टेंगल में हमने देखा है कि यहाँ वो क्या होता है, ये साइज़ इक्वल होती है और यहाँ पे हम देखते हैं ये साइज़ इक्वल होती है। तो उसी तरीके से अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे भी हम जो आकृति देखेंगे वो देखेंगे किस तरीके की बनेगी, वो रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयताकार आकृति बनेगी। इट इज़ द सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। ये कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि ये मेरा पहले प्राइस 10 थी, अब 15 हो गई, यानी कि चेंज कितना हुआ है, प्राइस में 50% का हुआ है। आगे कहा गया कि क्वांटिटी में आपका कितना हुआ है, कि पहले 100 ले रहे थे, कब ले रहे थे, जब आपकी क्वांटिटी कितनी थी 10, जब आप प्राइस कितनी थी आपकी 10, और जब आपकी प्राइस 15 हुई तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी कम, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कितनी कम हुई आपकी 50 हुई। तो जब मैं परसेंटेज निकालूंगी तो आप क्या देखोगे, क्वांटिटी भी कितना ही रिस्पांस दे रही है, 50% का ही रिस्पांस दे रही है। अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी और अपॉन में प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का इक्वल आ जाएगा। यहाँ ध्यान दे ED बराबर 1 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दें ये इलास्टिसिटी बताया जा रहा है आपका डिमांड का, यानी कि डिमांड में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन किसके बराबर हो रहा है, इकाई के बराबर। इकाई किसके बराबर, यानी कि प्राइस में जितना परिवर्तन हो रहा है इक्वल ही परिवर्तन हमारा डिमांड में भी हो रहा है। ध्यान दें कि यहाँ हम अभी परिवर्तन किसका देख रहे हैं, डिमांड का देख रहे हैं, किसके कारण, प्राइस के कारण देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, यहाँ हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। डायग्राम में कहा गया है कि पहले मेरी प्राइस थी 10, अब मेरी 15 हो गई। पहले मेरी क्वांटिटी थी 50, अब मेरी कितनी हो गई है, एक सेकेंड, पहले मेरी क्वांटिटी थी 15, अब मेरी कितनी हो गई है 60, यानी ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ कहा गया था रेक्टेंगल हाइपरबोला, यानी ये एक आयताकार बना रहा है, एक रेक्टेंगल आकृति बना रहा है जिसकी सभी साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, उतना परिवर्तन नहीं होना, लोच कम होना, यानी कि जितना प्राइस में परिवर्तन हो रहा है डिमांड में अब क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे when the proportional change in quantity demand is less than the proportional change in price then it is the situation of less than unitary elasticity। कैसे, इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि पहले मेरी प्राइस 10 थी, अब 15 हो गई, यानी मैंने प्राइस को कितना इंक्रीज़ किया है, 50%। पर क्वांटिटी में मैं देखना हमेशा प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। पहले मेरी क्वांटिटी मैं ले रही थी 100, अब मैं कितनी ले रही हूँ, 80 ले रही हूँ, यानी कि मेरे क्वांटिटी में क्या हुआ है, अब कम परिवर्तन हुआ है ना। पहले वाले में हमने देखा था कितना परिवर्तन हुआ था, 80%, सेकेंड में हमने देखा 50%। अब मेरे प्राइस के कारण मेरा जो क्वांटिटी वो कितना रिस्पांस करी, बहुत ही कम रिस्पांस दे रही है। 50% प्राइस इंक्रीज़ करने पे भी मेरी क्वांटिटी में कितना हो रहा है चेंज, केवल 20, यानी 50 से तो कम हो रहा है, इकाई से कम आपका परिवर्तन हो रहा है। कैसे, हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सबसे पहले क्वांटिटी के चेंज अपॉन में हम रखेंगे प्राइस के चेंज को, तो 50 जब हम यहाँ पे इनका डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 0.4 आएगा, यानी कि 1 से कम आ रहा है। तो ED बराबर 1 से कम आ रहा है, ED बराबर यहाँ 1 से कम आ रहा है। ये लेस देन का साइन आपको इसलिए बताया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लेस देन का साइन बताया जाएगा। लेस देन का साइन 1 से इसलिए कम है क्योंकि ये 1 से कम आ रहा है, 0.40 आ रहा है, तो यानी ये 1 से कम आ रहा है। डिमांड में हम साफ तौर पे देख रहे हैं केवल 20% ही परिवर्तन हुआ है, जिसमें कि हमने प्राइस में कितना परिवर्तन किया था, 50% का परिवर्तन हमने किया था। आ रही है आप सभी को बात समझ में। आगे हम इसे डायग्राम से देखेंगे कि हमारा चेंज प्राइस में ज़्यादा हो रहा है, पर यहाँ चित्र में देख सकते हैं डायग्राम में कि बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है डिमांड में।
तो डिमांड में परिवर्तन, डिमांड में चेंज, इलास्टिसिटी कम हो रही है किससे, 1 से, ठीक है ना। आगे हमारा 4 है कि परफेक्टली इलास्टिसिटी, डिमांड फॉर ए, यानी इसे हम अगर हिंदी में कहूँ तो पूर्णतया लोचदार कहा जाता है। कहा गया है कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड फॉर इट मे इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट irrespective of any change in price. In other words, when along with a very small rise in price, demand becomes zero or on the same price demand become infinite, यानी अनंत परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, it is known as perfectly elasticity demand. Here elasticity of demand is equal to infinite and डिमांड कर्व बिकम हॉरिजेंटल और पैरेलल टू एक्स एक्स। कैसे कहा गया है, क्योंकि यहाँ हम कहेंगे हम प्राइस में कोई भी तरीके का परिवर्तन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, प्राइस में हम किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्राइस हमारी वो की वही है, पर यहाँ हम क्या देखेंगे, क्वांटिटी में पहले हमारी क्वांटिटी थी क्यू और अब क्वांटिटी में क्या हो गई है, कमी हो गई है। यानी कि हम कोई भी चीज़ है फैशन के रूप में अगर मैं देखूं तो अभी कॉटन की प्राइस मैंने, कॉटन सूट की प्राइस मैंने अभी वो की वही रखी जितनी पहले थी, ठीक है। पर अब क्या हो रही है, कॉटन की मांग यानी कॉटन की डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले मेरी इतनी थी सर्दियों में, पर अभी गर्मियों का टाइम है तो कॉटन की डिमांड ज़्यादा हो रही है, पर प्राइस तो अभी भी उतनी की है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि प्राइस में मैं परिवर्तन नहीं करूँ, पर मेरा डिमांड में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो ई डी यानी कि डिमांड में परिवर्तन इनफाइनाइट यानी अनंत हो रहा है, जिसमें कि मैं प्राइस में परिवर्तन मेरा क्या है, 0 ही है। यानी कि कोई भी आपका प्राइस का किसी भी प्रकार का चेंज न होने पर भी डिमांड आपकी रिस्पॉन्स कर रही है, वो भी कैसी, इनफाइनाइट। उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या एक्स अक्ष के पैरेलल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रूप ले रहा है, ठीक है। आगे लास्ट वन हम यहाँ देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिसिटी। इनइलास्टिसिटी यानी कि अब यहाँ पे ये जो ईडी है यानी डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा, डिमांड में परिवर्तन नहीं यानी कि 0, ठीक है ना। ऐसा कब होगा वो हम देखेंगे, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड रिमेनिंग अनइफेक्ट विथ द चेंज इन प्राइस। प्राइस में आप कितना भी परिवर्तन कर लो, एक सपोज करो कि अगर आप नमक है, साल्ट है, वो हम क्या कर रहे हैं, 1 kg अगर हम 2 मंथ में ले रहे हैं, तो अब यहाँ हम देखेंगे प्राइस पहले उसकी 10 रुपये थी, अब हम नेक्स्ट मंथ गए तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी 20, पर हम वहाँ पे क्या करेंगे, नमक हमें अगर 1 kg चाहिए तो चाहिए ही, हम ये तो नहीं कि उसका कम उपयोग करने लग जाएंगे या अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हम ज़्यादा करेंगे, नहीं। तो प्राइस में मैं कितना भी परिवर्तन करूँ, आप अपनी उस क्वांटिटी डिमांड को कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन है, अगर प्राइस उसकी कम हो गई तो ये थोड़ा ना कि आप एक की बजाय 2 मेडिसिन लोगे, नहीं, आपके डिमांड में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, पर प्राइस में तो परिवर्तन हो रहा है ना। यानी प्राइस के परिवर्तन से आपके डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यानी हम इन इलास्टिसिटी कह देंगे, इलास्टिसिटी कह देंगे, यानी कि वो अपरिवर्तनीय कह देंगे, उसमें लोच नहीं है, ठीक है। ये एक्स अक्ष के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसे वो हम यहाँ देखेंगे। प्राइस में मैंने इस तरीके से चेंज किया पर मेरी डिमांड में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये क्या कहला जाएगा, शून्य इकाई लोच भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, शून्य लोच भी यहाँ पे कहा जाता है। तो आज की हमने क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, इसके 5 टाइप्स पढ़े, जिसमें कि मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ कि यहाँ हमने कितने टाइप्स में इलास्टिसिटी पढ़ी। सबसे फर्स्ट पढ़ी कि इक्वल होती, यानी इस डिमांड में परिवर्तन इकाई के बराबर यानी 1 के बराबर हो रहा है। वो कब हो रहा है कि अगर मैं प्राइस में जितना परिवर्तन कर रही हूँ, क्वांटिटी भी मेरा कितना हो रहा है, उतना ही परिवर्तन हो रहा है। सेकंड हमने देखा कि 0 यानी कि प्राइस में मैं कितना भी परिवर्तन कर लूँ, डिमांड में मेरा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट वाली हमने कंडीशन पढ़ी, इनफाइनाइट की हमने कंडीशन पढ़ी, तो यानी कि प्राइस हमारी क्या थी,
स्थिर थी, पर डिमांड में हमारी क्या हो रही है, क्वांटिटी में हमारी क्या हो रही है, डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। आगे हमने 2 और पढ़े थे, जिसमें भी हमने एक तो 1 ये लिखा था, एक हमने ये लिखा था। यानी कि जब मेरा डिमांड में परिवर्तन प्राइस के अकॉर्डिंग कम होगा, प्राइस के अकॉर्डिंग ये क्या है, लेस देन का है, तब हम ये कहेंगे। मोर देन यानी इकाई, यानी कि हमने प्राइस में परिवर्तन किया था 50% का, पर हमारी डिमांड में 80% का चेंज आ रहा है, यानी कि 1 से ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। आई होप आज के आपको क्लास सभी को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लें। सो थैंक यू।